प्रिय छात्र, आज हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे। टॉपिक का नाम है इकोलॉजी या पारिस्थितिकी। बेसिकली ये विषय जो है जोधपुर विश्वविद्यालय में बी तृतीय वर्ष की प्रथम पुस्तक में इसका आपके सिलेबस में है। और इस पारिस्थितिकी का क्या रोल है, क्या इसकी क्या काम है, क्यों इसका क्या क्षेत्र है, इसके बारे में विशेष रूप से जानकारी आपके सामने समझ सकेंगे। बेसिकली क्या है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी और इकोलॉजी दोनों समकक्ष है। हिंदी से अंग्रेजी में इसे इकोलॉजी कहते हैं। क्यों आवश्यकता हुई, क्या है, ऐसा क्या सिस्टम जिसके कारण हमें इसका अध्ययन करना पड़ता है। बात आती है कि आज जो विकास हो रहा है वो विकास है पर्यावरण, और विकास जो है पर्यावरण पर आधारित है। अर्थात पर्यावरण का दोहन या पर्यावरण का उपयोग करके वो मानव अपना आर्थिक विकास कहे या सामाजिक विकास कहे या औद्योगिक विकास कहे या कृषिगत विकास कहे या कुछ भी इस प्रकार का जो स्वयं का विकास है वो पर्यावरण को साथ में रखते हुए या पर्यावरण का उपयोग करते हुए इस पर्यावरण उसका अपना विकास करता है। तो जब पर्यावरण पर इसका दबाव बढ़ता है तो जो भी चाहे पर्यावरण से संबंधित जैविक है या अजैविक, इन तत्वों को मानव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे ही आपने इंडस्ट्री का विकास किया तो इंडस्ट्री विकास करते ही क्या हुआ, पॉल्यूशन क्रिएट हुआ। पॉल्यूशन से क्रिएट होने के साथ दूसरे जो नेचुरल डिजास्टर है, बाढ़ है, वो इस प्रकार की बाढ़ है या फिर आपकी बाढ़ है, अकाल है या सूखा है, इस प्रकार की प्रकृति आधारित आपदाएं क्रिएट हो गई। यदि प्रकृति आधारित आपदाएं हुई है तो जब प्रकृति आधारित आपदाएं हुई तो उसके पीछे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मानव ही है। यदि मानव है तो मानव ने इसका उपयोग क्यों किया, अपने स्वयं के विकास के लिए या अपने आर्थिक विकास के लिए। या तो जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है या विश्व में जैसे आज की स्थिति है, जैसे आज आ गया, आज कोविड-19 चल रहा है। अब कोविड-19 की जो बेसिक उत्पत्ति बता रहे हैं चमगादड़ के, अब कहाँ मानव के द्वारा जो जीव प्रकृति के लिए बने हैं वो मानव के लिए नहीं बने। जब मानव उनके जैविक पर्यावरण में या उसके साथ उसका उपयोग करता है तो वो नेचुरली वो अपने आप उसके साथ वो जो भी उसकी बैक्टीरिया का है या जो भी उसकी स्थिति है वो उसके साथ आ गई। अब ये स्थिति हो रही है तो नेचुरली मानव के लिए एक विशेष प्रकार की आज वर्तमान समय में आपदा क्रिएट हो गई। तो आपदा का जब केवल एक जीव अपने जो निर्धारित वातावरण में अपने विकास करता है तब तक तो वो एकदम सही है, परंतु वह अपने निर्धारित वातावरण से जाकर अन्य किसी जीव के साथ छेड़खानी करता है या उसके पर्यावरण में नुकसान पहुंचाता है, तब जाके ये स्थिति हो जाती है कि कोई अन्य प्रकार की आपदा या महामारी या इस प्रकार के जीवों इस प्रकार की स्थिति का विकास होता है। अब इस स्थिति में क्या किया जाए कि मानव का विकास भी हो और साथ में पर्यावरण का संरक्षण ही हो। तो इसलिए क्या किया गया कि पर्यावरण संरक्षण आधारित व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की अवधारणा को निर्धारित करते हुए आर्थिक विकास का विकास बनाते हुए किस प्रकार से जिया जाए ताकि हमें आगे इसका विकास किया जा सके। इसी के संदर्भ में फर्स्ट इसके संदर्भ में जब सबसे पहले 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में राजनीतिक विद्वान या राजनीतिक नेता
साथ ही पर्यावरण प्रेमी व अन्य जितने भी राष्ट्र संघों ने, राष्ट्र अध्यक्षों ने एक मंच का निर्माण किया, जिसे मंच को कहा गया यूएन अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। या इस कार्यक्रम की स्थापना की गई और इस कार्यक्रम के लिए जो निर्धारित स्थान निर्धारित किया गया वो नैरोबी रखा गया। इसके बाद में रियो द जेनेरो में पुनः पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए 3 जून से 14 जून तक यूएनईपी के कार्यक्रम के अंतर्गत पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें भी इसके बाद 1997 में क्योटो सम्मेलन और नवंबर 2010 में कानपुर सम्मेलन हुआ, और जिसमें मुख्य केंद्र था कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाए और पारिस्थितिकी को संतुलित किया जाए, जिससे कि आर्थिक विकास किया जा सके। भारत में 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई और यही पर्यावरण विभाग बाद में जाके भारत में एक विशेष विभाग जिसे कहते हैं आप मंत्रालय स्थापित किया, और जो भारत में जितने भी पर्यावरण से संबंधित कार्य करता है वो उसका विकास करता है या उससे संबंधित क्रियाओं को संचालित करता है। एक बेसिकली पारिस्थितिकी का क्या है इसकी संबंध में, तो पारिस्थितिकी जो अंग्रेजी के इकोलॉजी शब्द बना हुआ है, जो कि जर्मन भाषा की इकोलॉजी का रूपांतरण है। इकोलॉजी में आइकोस और लोगोस 2 शब्द आपके सामने आ रहे हैं। आइकोस का तात्पर्य है जीवों का निवास स्थान, और लोगोस का अर्थ है जीवों के निवास स्थान का अध्ययन करने वाली शाखा या अध्ययन करने वाला भाग। अर्थात इकोलॉजी वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव के निवास स्थान से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इस इकोलॉजी शब्द को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल नामक विद्वान ने 1869 में सबसे पहले प्रयोग किया था, और इसमें अपनी परिभाषा देते बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र उन सभी जटिल संबंधों उन सभी जटिल पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है जो डार्विन के विकासवादी सिद्धांत पर आधारित है और या संघर्ष करते हैं। इसने अपनी परिभाषा में देख सकता है कि जीवों का जटिल पारस्परिक संबंध अर्थात जीव एक जीव से दूसरे जीव पर किस प्रकार है, चाहे वो जैविक में भी पेड़ हो या अन्य जीव हो, ये आपस में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये आपस में किस प्रकार से विकास करते हैं। और विकास में भी जब उसने कहा है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर किस प्रकार आधारित है, इसी के आधार पर संघर्ष करते हुए आगे चलता है। और इन प्रकार के जो रूप है इनका जो या इसकी जो संबंध है, इनका जो सामूहिक अध्ययन है वो इसकी पारिस्थितिकी में किया जाता है। बाद में एक अन्य विद्वान आए, वो आए हैकल के साथ ओल्डम, ईपी ओल्डम में 1959 में फंडामेंटल इकोलॉजी उनकी पुस्तक है। इस पुस्तक में उसने कहा है कि प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? इकोलॉजी में प्रकृति की संरचना और कार्य प्रणाली। ध्यान रखिए, प्रकृति से तात्पर्य नेचर, और नेचर का रूप किस प्रकार का है। नेचर में दोनों प्रकार के होते हैं, जीव भी पाए जाते हैं यानी कि अजैविक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। वो किस प्रकार से जुड़ा, उनका किस प्रकार का संरचना है, उसकी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड है, और रिलेटेड होने के बाद वो किस प्रकार से रिलेशन करके वे अपना विकास करते हैं। उनकी उसकी कार्य की प्रणाली किस प्रकार की है, उसका रूप वो कैसे एक दूसरे से संगठित है। ये जो सिस्टम है या इनका जो आपसी कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन ही इकोलॉजी के अध्ययन के अंतर्गत आता है। बाद में एक और विद्वान है किस्टमैन ने 1973 में अपनी पुस्तक द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, पुस्तक का नाम है कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी, इसमें परिभाषा देते हुए कहा कि पारिस्थितिकी जो है वो जीवों का उनके रासायनिक भौतिक तत्व, देखिए 2 शब्द इसने कहा है, एक तो है जैविक तत्वों का उनके रासायनिक एवं भौतिक पर्यावरण के साथ क्रियाओं का अध्ययन। किसका? जीव और उसके रासायनिक और भौतिक पर्यावरण। रासायनिक से तात्पर्य जल या प्रकृति से प्रदत्त जो भी, चाहे हवा हो, चाहे जल हो,
या भूमिगत हो, इसका ये आपस में ये जो इनके साथ जीव किस प्रकार का व्यवहार करता है और किस प्रकार की क्रियाएं करता है, वो सब इस इकोलॉजी में पढ़ा जाएगा। इसके बाद डॉक्टर टी.एन. कुसु, जिन्होंने 1984 में अपनी पुस्तक अंडर एनवायरमेंट कंसल्ट एंड स्ट्रेटजी, एक नाम पुस्तक लिखी इन्होंने, एनवायरमेंट कंसर्न एंड स्ट्रेटजी में इसने बताया कि जैविक तत्वों और तथा उनके पर्यावरण के मध्य परस्पर संबंधों का विज्ञान है। इकोलॉजी क्या है? जैविक तत्व यानी कि पेड़ पौधे और उनका पर्यावरण, यानी कि कौन सा पेड़ किसके साथ कहाँ पर जाके सर्वाइव कर रहा है और उसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए उसको, और वो कैसे उस सर्वाइव कर रहा है, और सर्वाइव करने के लिए क्या क्या उसका वो किसके साथ स्ट्रगल करता है, वो किसके साथ रिलेशन मेंटेन करता है, और रिलेशन मेंटेन करने के बाद जो ये जो सिस्टम है, ये जो चैन है, यही जो चैन का जो स्टडी है या अध्ययन है, वो आपकी इसमें इकोलॉजी में पढ़ा जाएगा। बाद में इसकी जो भूगोल परिभाषा शब्दकोश है, इस शब्दकोश में इसका जो ऑथेंटिक परिभाषा दी गई है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव व वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। यानी कि शब्द में क्या कहा गया है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव, अब जीव यानी कि जीवों में दोनों आ जाएंगे, पेड़ और पौधे, और उस पेड़ और पौधे या मानव जीव या अन्य मतलब जिसमें सजीवता पाई जाती हो, वो निर्जीव या जिस वातावरण के साथ, यानी कि उनका वो किस प्रकार के कैटेगरी या किस प्रकार के रूप, किस प्रकार के एनवायरनमेंट के साथ अपना रिलेशन मेंटेन करते हैं, वही या यही जो स्वरूप है, यही जो आपका रिलेशन है, इसका जो अध्ययन है, वही आपका इकोलॉजी कहलाएगा। अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में मानव व उसके चारों ओर पाए जाने वाले पर्यावरण के मध्य संबंधों को परिचय करने वाली जो भौगोलिक संकल्पना है, वास्तव में यही पारिस्थितिक तंत्र है। इस पारिस्थितिक तंत्र को जो क्षेत्र है या जिस अध्ययन करने का क्राइटेरिया है, सामान्यतः दो रूपों में बांटा गया है। पहला जो जिसके आधार है, वो आधारों में जो आधार से तात्पर्य इसका जो विभाजन किया गया, क्षेत्रों का विभाजन किया गया, वो किन बेसिस पे किया गया। तो बेसिस जो माने गए हैं, पहला है कि जीवों का निवास स्थान यानी कि हैबिटेट, और दूसरा जीवों का संगठनात्मक स्तर ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर। दो शब्द आ रहे हैं, हैबिटेट और दूसरा आ रहा है स्ट्रक्चर। तो इसी के अनुसार इसकी जो दो प्रमुख रूप आते हैं, एक तो आता है स्वपारिस्थितिकी और दूसरा आता है सहपारिस्थितिकी। स्वपारिस्थितिकी में कौन सा जीव, पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव और जंतु पेड़ पौधे होते हैं। अब इसमें से एक विशेष प्रकार का जीव या एक विशेष प्रकार का प्लांट विशेष जातिगत, जिसे कहते हैं जातिगत। अब ये जातिगत जीव या पौधे किस प्रकार से अपना संबंध स्थापित करते हैं या रिलेशन मेंटेन करते हैं, और रिलेशन किसके साथ? उस एनवायरनमेंट के साथ जिसके साथ जहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हम लोग एक जेरोफाइट प्लांट को आपके बहुत 0 डिग्री टेम्परेचर में ले जाएंगे तो वो जेरोफाइट प्लांट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक इसी प्रकार कोणधारी वनों के वृक्षों को हम लोग डेजर्ट में जाके स्थापित करें तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जहाँ पर जिस प्रकार का पर्यावरण है उसके साथ वो वहीं पर, अब मेरे ध्यान रखिए, कोणधारी वन क्या है? एक विशेष प्रकार की प्रजाति है। अब उसी विशेष प्रकार की प्रजाति में वो जीव किस प्रकार का, वो जो प्लांट है उसी प्रकार के वातावरण के साथ वहाँ विकास कर रहा है। तो उसका जो जीवन काल है, उसका जो सिस्टम है या उसका जो वो किस प्रकार से प्रभावित रहता है, या उसका जो भौगोलिक वातावरण क्या है, उसके कौन कौन से तत्व उसको प्रभावित करते हैं, ये सब जो अध्ययन है वो स्वपारिस्थितिकी का मतलब स्वपारिस्थितिकी मतलब एक स्वयं का सिस्टम। और स्वयं का सिस्टम चाहे ह्यूमन हो, जीव हो या फिर प्लांट हो, जो पर्टिकुलर प्रजाति पर्टिकुलर प्लेसेस के साथ किस प्रकार का रिलेशन मेंटेन करती है, वो कहलाएगी स्वपारिस्थितिकी। दूसरा आता है सहपारिस्थितिकी। सहपारिस्थितिकी में विभिन्न जीव समूह
अब ध्यान रखिए, मैंने उस स्वपारिस्थितिकी में एक जाति एक पर्यावरण के साथ कैसा रिलेशन करती है। दूसरी है विभिन्न जीव समूहों का स्थानीय पर्यावरण के साथ। अब काफ़ी सारी प्रजातियां हैं, वो उस स्थान पर कैसे मेंटेन कर रही है, वो कैसे स्ट्रगल कर रही है। जैसे कोई प्लांट है जो उसके झाड़ी है, एक बड़ा पेड़ है, और वो पेड़ और झाड़ी उस पर्यावरण के साथ कैसे क्योंकि झाड़ी है वो पेड़ के नीचे है। मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट में इतने डेंस होते हैं कि वहाँ पर कई सारे जीव प्रजाति, वनस्पतियों की प्रजातियाँ वो ज़मीन पर पाई जाती है, वो सर्वाइव करते हैं उसी कंडीशंस में। और ऐसे भी प्लांट होते हैं जो कई ऊंचे होते हैं, तो वो भी वहाँ पर सर्वाइव करते हैं। तो वो जो सर्वाइव करने का आपस में रिलेशन करके, मतलब छोटे प्लांट भी है और बड़े प्लांट भी है, और नेचर के साथ रिलेशन भी है। तो वो किस प्रकार से वो एक दूसरे को आश्रित है, एक प्लांट दूसरे पर कैसे आश्रित है, ये जो सिस्टम है वो, या उन पर वहाँ पर कौन कौन से जीव है, उनको जीवों का स्ट्रक्चर क्या है, या पेड़ पौधों का स्ट्रक्चर क्या है, वृद्धि दर क्या है, और अन्य जीव समुदाय है उनका रूप कैसा है, ये सब जो सिस्टम है या ये जो इसका अध्ययन किया जाता है वो आपके सहपारिस्थितिकी में किया जाता है। इसके बाद जो मुख्य रूप से शाखाएं आती है कि क्या है इस पारिस्थितिकी तंत्र में, जो शाखाएं आती हैं वो शाखाएं इस प्रकार से की जाती है कि यदि हम लोग